नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। देख रहे हैं आप INH 24/7। वक्त है 9 PM का। तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात कर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। इस कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने रूबियो से कहा है कि कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने वाली ऐसी घातक कार्रवाई किसी भी तरह से उचित नहीं है। इस सप्ताह ओमान तट के पास भारतीय क्रू मेंबर वाले 3 जहाज हमले का शिकार हुए थे। इनमें से एक हमले में 10 जून को 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। इस मामले पर भारत ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब कर औपचारिक विरोध भी दर्ज कराया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के अगले आर्मी चीफ होंगे। केंद्र सरकार ने शनिवार को चीफ जस्टिस आर्मी स्टाफ के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। सेठ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 30 जून को खत्म होगा। उसी दिन सेठ भारत के 31वें आर्मी चीफ का पद संभालेंगे। वे अभी उप सेना प्रमुख के पद पर है। उन्होंने 2 महीने पहले 1 अप्रैल को यह पद संभाला था। उप सेना प्रमुख भारतीय सेना के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। बतौर उप सेना प्रमुख धीरज सेठ आर्मी चीफ के साथ मिलकर सेना के कामकाज, सैन्य तैयारियों और नई तकनीक को शामिल करने जैसे अहम काम देखते हैं। सेना के संचालन और व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से चलाने की जिम्मेदारी भी उनके पास होती है। दक्षिण पश्चिमी कमान के सेना कमांडर रहे हैं। दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। अप्रैल 2026 में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किए गए। जून 2026 में भारतीय सेना के 31वें आर्मी चीफ नियुक्त किए गए। 20 दिसंबर 1986 को सेना के सेकेंड, ये देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों का नेतृत्व भी उन्होंने किया। दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी कमान के सेना कमांडर रहे हैं। दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। अप्रैल 2026 में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किए गए। जून 2026 में भारतीय सेना के 31वें आर्मी चीफ चुने गए। लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो है और बड़े पदों पर धीरज सेठ रह चुके हैं। वे जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। दक्षिण पश्चिमी कमान के सेना कमांडर रह चुके हैं। लेकिन देश के 31वें आर्मी चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अब अगले आर्मी चीफ होंगे। जन सरोकारों और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए हरिभूमि और INH 24/7 का जिला संवाद 2026 कार्यक्रम का आयोजन सुकमा में होने जा रहा है। रविवार को जिला संवाद कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और हरिभूमि INH समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के सवालों का जवाब देंगे। कार्यक्रम में सांसद महेश कश्यप सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, रोजगार जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा होगी। कार्यक्रम का आयोजन स्वामी विवेकानंद सभागार में किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 विभूतियों का सम्मान भी किया जाएगा। तो कई जिलों में सफल आयोजनों के बाद अब सुकमा में जिला संवाद 2026 INH और हरिभूमि का। हरिभूमि और INH 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के तीखे सवालों का जवाब देंगे प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि। छत्तीसगढ़ में निवेश की नई कहानी लिखने का दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार एक के बाद एक बड़े शहरों में इन्वेस्टर मीट कर रही है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु के बाद अब हैदराबाद में भी निवेशकों को साधने की कवायद हुई है। सरकार कह रही है कि लाखों करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पूछ रही है कि प्रस्ताव जमीन पर कब उतरेंगे। निवेश पर क्यों हो रही है सियासत, रिपोर्ट में देखिए।
छत्तीसगढ़ को औद्योगिक हब बनाने के मिशन पर निकली साय सरकार लगातार इन्वेस्टर मीट आयोजित कर रही है। हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में 7 बड़ी कंपनियों ने करीब 9,580 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। सरकार का दावा है कि अलग अलग शहरों में हुए आयोजनों से प्रदेश को भारी निवेश आकर्षित करने में सफलता मिली है। इससे उद्योग आएगा, रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जहां सरकार निवेश गिन रही है तो वहीं विपक्ष जमीन पर उसका हिसाब मांग रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बैज ने कहा कि सरकार जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर रही है। वहीं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस 5 साल सरकार में थी, उन्होंने कितना विकास किया उनसे ही पूछिए। बीजेपी की सरकार अच्छा काम कर रही है तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी सरकार में विकास का काम ठप हो गया था। हर क्षेत्र में घोटाला ही घोटाला कांग्रेस सरकार में हुआ। देखिए, ये इन्वेस्ट कनेक्ट का मामला, ये जनता की गाड़ी कमाई का बर्बाद कर वो इसलिए भाई कई बार मीटिंग हुआ, उसका क्या फायदा हुआ बता दे। कांग्रेस 5 साल सरकार में थी, उन्होंने कितना उद्योग स्थापित किया, कितना छत्तीसगढ़ का विकास किया, क्या काम नहीं किए वो कांग्रेस से ही पूछिए। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनके कार्यकाल में विकास छत्तीसगढ़ का ठप हो गया था। छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर सियासत गर्म है। सरकार कह रही है कि प्रदेश विकास की नई उड़ान भरने जा रहा है तो विपक्ष इसे कागजी उड़ान बता रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि निवेश प्रस्तावों की असली परीक्षा MOU पर हस्ताक्षर से नहीं बल्कि जमीन पर लगने वाले उद्योगों और मिलने वाले रोजगार से होगी। क्योंकि राजनीति में आंकड़े तालियां दिला सकते हैं लेकिन जनता को नौकरी और धरातल पर उद्योगों की स्थापना से ही विश्वसनीयता मिलेगी। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में 16 जून से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। स्कूल खुलने से पहले ही स्कूल शिक्षा विभाग का एक आदेश सियासी बहस का विषय बन गया है। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के साथ सरस्वती वंदना, गुरु वंदना, गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र और छुट्टी के समय राजगीत अरपा पैरी के धार के गायन को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कांग्रेस इसे RSS का एजेंडा और राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रही है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में 16 जून से प्रदेश के स्कूलों में नई दिनचर्या लागू होने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ सरस्वती वंदना, गुरु वंदना और गायत्री मंत्र का वाचन कराया जाएगा। भोजन अवकाश के दौरान भोजन मंत्र और छुट्टी के समय छत्तीसगढ़ के राजगीत अरपा पैरी के धार का सामूहिक गायन भी होगा। सरकार का दावा है कि ये पहल विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, अनुशासन, आध्यात्मिक चेतना और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान के प्रति सम्मान विकसित करने के उद्देश्य से की गई है। हालांकि सरकार का ये फैसला लागू होने से पहले ही राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। कांग्रेस ने इस आदेश को शिक्षा के क्षेत्र में वैचारिक हस्तक्षेप बताते हुए भाजपा और RSS के एजेंडे को लागू करने की कोशिश करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि सरस्वती वंदना और अन्य प्रार्थनाएं पहले से ही कई स्कूलों में होती रही है, लेकिन सरकार को स्कूलों में शिक्षकों की कमी, जर्जर भवनों और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी CM अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा, ये किसी राजनीतिक विचारधारा का नहीं, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभक्ति और संस्कारों का विषय है। नई पीढ़ी में देश, समाज और संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव विकसित करने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। अब देखो क्या है, ठीक है, सब मंत्र पढ़ा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन स्कूलों की हालत क्या है सरकार उसको भी तो देख ले। पूरे स्कूल जर्जर अवस्था में है। आज भी स्कूलों में पर्याप्त टीचर है नहीं। स्कूल भगवान भरोसे चल रहा है, तो सरकार आदेश जारी क्यों नहीं करता कि सभी स्कूलों में पर्याप्त टीचर होना चाहिए। ये अध्यात्म के लिए, देशभक्ति के लिए
नई पीढ़ी को इसके लिए जागृत करने का ये बहुत बड़ा अभियान है और पालक भी इसका स्वागत कर रहे हैं, व्यापक रूप से स्वागत हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में शिक्षा और वैचारिक मुद्दों को लेकर पहले भी टकराव देखने को मिलता रहा है। कांग्रेस लंबे समय से सरस्वती शिशु मंदिरों और उनसे जुड़े पाठ्यक्रमों पर आरएसएस की विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग का ये नया आदेश एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस को आमने सामने ले आया है। अब देखना होगा कि छात्रों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के नाम पर शुरू की गई ये पहल शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनती है या फिर सियासी बहस का नया विषय। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।